यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरें क्यों नहीं बढ़ाएगा, इसके मैं आपको 10 कारण बताता हूँ कि वो क्यों नहीं बढ़ाएगा और उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं। हालांकि बाज़ार के बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा भी रहे हैं कि इस बार फिर से पॉज होगा। उसके पीछे ठोस कारण क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्याज दर न बढ़ने के पीछे पहला कारण ये हो सकता है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स थी वो बिल्कुल लोज पे चली गई हैं। आपको याद होगा कोरोना के समय सरकार ने बहुत पैसे वहाँ पे बांटे थे, तो लोगों के पास बहुत पैसे सेविंग अकाउंट में इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद जॉब भी मिली, डोल भी मिलता रहा, तो काफ़ी खर्चे किए उन्होंने। लेकिन अब वो सेविंग्स बहुत कम बची है, केवल एल्डरलीज़ के पास है और वो भी 1% के आसपास पर ही है, यानी एक्सेस सेविंग लगभग ख़त्म हो गई है। तो इसलिए जो कुशन था वो नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा भी काफ़ी दोनों पार्टीज़ के बीच में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में बवाल हुआ था। तो स्टूडेंट लोन को जो वेवर मिल रहा था वो ख़त्म किया गया है। 1 अक्टूबर से स्टूडेंट लोन की फिर से शुरुआत हो रही है रिपेमेंट की। करीब 4.5 करोड़ लोग हैं वहाँ पे जिनके ऊपर स्टूडेंट लोन उनको पे करना है और ये स्टूडेंट लोन लगभग $300 पर मंथ का है और $1.6 ट्रिलियन का लोन है जिसका रिपेमेंट शुरू हो रहा है। तो ये एक प्रेशर बन रहा है आम आदमी के ऊपर। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत स्टिकी है। जो PCE देखता है फेड, वो अभी भी 4% के आसपास है और उनका लक्ष्य है 2%, यानी लक्ष्य से डबल है अभी भी। क्यों नीचे नहीं आ रहा है? जॉब रिपोर्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी नौकरियां बहुत स्ट्रॉन्ग है। GDP के नंबर बहुत रोबस्ट आ रहे हैं। कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है और वो टारगेट से डबल है यहाँ पे। चौथा पॉइंट है डिलिक्वेंसी बहुत हो रही है क्रेडिट कार्ड की लोन पे। या डिलिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि डिले हो गया, आप समय पे नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड का डेटा देखेंगे एज वाइज, तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी डिलिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही है। ये एक बड़ी चिंता का कारण है। और ऑटो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% तक पहुंच गया है और ऑटो लोन की डिलिक्वेंसी 2008 के लेवल पे पहुंच गई, जब आपको याद होगा एक क्राइसिस आई थी। तो इस तरीके की पीक लेवल पे डिलिक्वेंसीज है। पांचवा पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लोन के। यानी अभी तक अमेरिका में ये था कि लोन डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे थे, यानी लोग अपना लोन चुका पा रहे थे, लेकिन अब लोग लोन चुका पाने में असमर्थ हो रहे हैं और ये डिफ़ॉल्ट रेट जो है लगभग 6% पहुँच चुका है। अमेरिका के हिसाब से 6% काफ़ी बड़ा नंबर है जो लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है। 6th पॉइंट है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है, कंपनियों ने, इंडिविजुअल ने, तो जब आप चुकाते हैं उसको तो कितना कवरेज हो रहा है, कितना चुक रहा है, उसका होता है। अगर आप एबिटा के संदर्भ में इसको आप देखेंगे तो जो 2021 में 9.5% था, अब वो घट के 7.5% रह गया है। तो इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो है वो भी तेज़ी से नीचे आ रहा है। 7वां पॉइंट ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी लोन ग्रोथ तेज़ी से घट रही है। मैं जब तेज़ी से कर रहा हूँ तो बहुत तेज़ी से घट रही है। जो हाई फ्रिक्वेंसी वीकली डेटा फेड जारी करता है उसमें 2023 के डेटा को आप देखेंगे तो हम लोग लगभग 52वें हफ्ते की तरफ बढ़ पड़े हैं। सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, यानी 8 हफ्ते पीछे। हर हफ्ते में आप देखेंगे तो शुरुआत से जो देखा है हुआ उसकी ग्रोथ 2% है, जबकि 2022 में 10.5% के पीक पे गया था। अभी आज की तारीख में जब उसका हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखेंगे तो वो 2% पे है। यानी लोन ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोन कम ले रहे हैं, उसका स्वाभाविक कारण है कि ब्याज दरें 8-8.5% तक वहाँ पहुँच चुकी हैं। होम लोन 8.5% पहुँच चुका है, ऑटो लोन 8% पहुँच चुका है। तो लोन ग्रोथ अपने आप नीचे आती हुई दिख रही है। 8वां पॉइंट है कि तेल की कीमतें लगातार महंगी हुई हैं, बढ़ी हैं कच्चे तेल की कीमतें। आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो जो वेस्ट एशिया में इतना झंझट चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, प्राइसेस $90 के आसपास हावर कर रही हैं। डर लगा रहता है कि कभी कोई एस्केलेशन बढ़ गया तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है $150 जाएगा अगर खाड़ी का युद्ध बढ़ा तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। चीन, जापान और यूरोप की इकॉनमी स्लो डाउन में है। चीन में तो डिफ़ॉल्ट्स हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी के डिफ़ॉल्ट्स हैं, इकॉनमी वहाँ की स्लो इन हो रही है।
यूरोप में इकॉनमी में स्लोइंग देखने को मिल रही है, जापान में मुश्किल आ रही है। तो ये भी एक बड़े कारण है कि ग्लोबल रिसेशन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन नियर रिसेशन की स्थिति कुछ देशों में बन चुकी है। 10वां पॉइंट है कि जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट हैं वो नॉन इकोनॉमिक रीज़न से अमेरिका में बढ़ रहे हैं। यानी अमेरिका में जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न नहीं है। इकोनॉमिक रीज़न क्या होता है? डिमांड सप्लाई, बेसिक एकदम। डिमांड सप्लाई का कोई इशू नहीं है। क्या है नॉन इकोनॉमिक रीजंस? पहला रीज़न है कि यूएस में सॉवरेन डाउनग्रेड हुआ था, आपको याद होगा अगर तो, रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड किया था, पहला नॉन इकोनॉमिक रीज़न। जापान में यील्ड कंट्रोल कर्व जो किया जाता है, वाईसीसी उसको कहते हैं, उसको उन्होंने चेंज किया है। 0.5% से 1% की रेंज कर दी थी उन्होंने, और उस पर बहुत गंभीरता से वहाँ अभी विचार हो रहा है कि उसको और कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत डिवैल्यू हो रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है, और वहाँ पे महंगाई चैलेंज बनता जा रहा है। तो एक बड़ा कारण ये है। तीसरा नॉन इकोनॉमिक कारण कि यूएस का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है अपनी तमाम स्कीम्स के लिए, तमाम लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक रीज़न है, बेसिक रीज़न से अलग है। और फेड की जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है वो भी एक नॉन इकोनॉमिक रीज़न है लिक्विडिटी सक आउट करने के लिए। तो जो मूल कारण ये है कि जो 10 मैंने आपको गिनाए, ये 10 कारण इंडिकेट करते हैं कि यूएस की इकॉनमी बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। अगर एक भी हाइक यहाँ से फेड ने की, वो भले ही 0.25% की क्यों ना करे, तो यूएस इकॉनमी और यूएस मार्केट के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये 10 कारण हैं जिससे यूएस में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना लगभग नगण्य है, लेकिन हमको पता नहीं, हो सकता बढ़ जाए। अगर बढ़ी तो इकॉनमी और मार्केट के लिए काफ़ी बुरा होगा।